एक रहस्यमयी घटना के कारण लोग दुनिया भर में रहस्यमय तरीके से गायब होने लगते हैं। आसमान में उड़ते जहाज अचानक खाली हो जाते हैं, सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां बेमौत रुक जाती हैं और शहर में अफरा तफरी का माहौल फैल जाता है। फिल्म की शुरुआत क्लोए से होती है, जो न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर अपनी मां आयरीन को फोन करके बताती है कि वह घर आ रही है। लेकिन उसे पता चलता है कि उसके पिता की बर्थडे पार्टी कैंसिल हो गई है, क्योंकि उन्हें अचानक काम पर बुला लिया गया। उसके पिता पायलट हैं। क्लोए ने वहीं रुकने का फैसला किया। इसी दौरान एयरपोर्ट पर एक टीवी रिपोर्टर कैमरन उससे मिलता है। वहीं एक ईसाई महिला क्लोए को समझाने की कोशिश करती है कि वह अपने जीवन में यीशु को स्वीकार करे। वह कहती है कि रोजाना होने वाली त्रासदियों के पीछे भी ईश्वर की योजना होती है। लेकिन क्लोए उसे बीच में रोक देती है और कहती है कि अगर ईश्वर निर्दोष लोगों को उनके अतीत के पापों की सजा दे रहा है तो यह सही नहीं है। महिला चली जाती है और कैमरन क्लोए को मदद के लिए धन्यवाद देता है। इसी बीच एयरपोर्ट की पार्किंग में कैमरन के पिता रेफोर्ड अपनी शादी की अंगूठी उतारकर स्टुअर्ट हैडी से मिलने जाते हैं। एयरपोर्ट में प्रवेश करते समय रेफोर्ड की नजर क्लोए पर पड़ती है और वह उसे गले लगाने दौड़ते हैं। हालांकि क्लोए खुश नहीं थी, क्योंकि उसने अपने पिता रेफोर्ड को एयर होस्टेस के साथ फ्लर्ट करते हुए और फोन पर बात करते हुए देखा था। माता पिता के बीच पहले से ही दूरी थी और उनके रिश्ते में परेशानी बढ़ चुकी थी। क्लोए देखती है कि उसके पिता ने अपनी शादी की अंगूठी नहीं पहनी है। उसे शक होता है कि उसके पिता का आज का काम वास्तव में हैटी से मिलने का बहाना है। रिफोर्ड उसकी टिप्पणी को नजरअंदाज करते हैं और अपनी कार की चाबियां क्लोए को दे देते हैं। बाद में क्लोए कैमरन के साथ कॉफी पीने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों इस बारे में चर्चा करते हैं कि लोग कैसे त्रासदियों के बीच भी भगवान का शुक्रिया अदा करने लगते हैं। उनकी बातचीत बीच में रुक जाती है जब एक कर्मचारी उन्हें लंदन के 2 टिकट लाकर देता है। क्लोए समझ जाती है कि उसके पिता ने यह यात्रा पहले से प्लान कर रखी थी और अचानक काम पर बुलाए जाने वाली बात झूठ थी। निराश क्लोए टिकट कैमरन को पकड़ा देती है और उससे कहती है कि वह उन्हें उसके पिता को दे दे। क्लोए अपने पिता की कार के पास जाती है और वहां उसकी शादी की अंगूठी पाती है। घर लौटकर क्लोए अपने भाई रेमी से मिलती है और अपनी मां आयरीन से बातचीत करती है। शुरुआत दोस्ताना रहती है, लेकिन जब क्लोए एयरपोर्ट वाली घटना का जिक्र करती है तो माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। आयरीन उसे धार्मिक प्रवचन देने लगती है, जिससे गुस्से में क्लोए घर छोड़कर चली जाती है। क्लोए अपने छोटे भाई रेमी के साथ मॉल जाती है। रेमी अपने माता पिता को लेकर परेशान है, लेकिन क्लोए उसे दिलासा देती है कि सब ठीक हो जाएगा। वे गले मिलते हैं, तभी अचानक एक तेज रोशनी चमकती है और क्लोए देखती है कि रेमी उसके कपड़े छोड़कर गायब हो गया है। आसपास अफरा तफरी मच जाती है। लोग देखते हैं कि उनके अपने प्रियजन अचानक लापता हो गए हैं। एक कार जिसका ड्राइवर गायब हो जाता है, सीधे टकरा जाती है। मॉल के अंदर भी लोग गायब हो चुके हैं। घबराए हुए लोग मौका पाकर दुकानों को लूटना शुरू कर देते हैं। बाहर सड़कों पर भारी ट्रैफिक जाम हो जाता है। गायब हुए लोगों के कारण हालात बिगड़ते जाते हैं। इसी बीच विमान में बैठे रेफोर्ड कॉकपिट से चुपके से निकलकर हैटी से मिलने जाते हैं और उसे कैमरन द्वारा दिए गए टिकट दिखाते हैं। तभी अचानक विमान जोर से हिलने लगता है। यात्री घबराकर देखते हैं कि उनमें से कई लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो गए हैं। विमान की ऊंचाई अचानक कम होने लगती है तो यात्रियों में घबराहट फैल जाती है। रेफोर्ड कॉकपिट में भागकर वापस आता है और देखता है कि उसका सह पायलट भी गायब हो चुका है। वह तुरंत विमान का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है। कैमरन सब कुछ रिकॉर्ड करने लगता है, जबकि यात्री लगातार कॉकपिट का दरवाजा खोलने की मांग कर रहे होते हैं। कैप्टन हैटी उन्हें शांत करने में नाकाम रहती है और कैमरन उसकी मदद करता है। तभी अचानक केबिन का दबाव गिर जाता है और ऑक्सीजन मास्क नीचे आ जाते हैं। यात्री सांस लेने में परेशान हो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे स्थिति संभल जाती है। रेफोर्ड रेडियो से मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आता। सभी फोन भी बंद हो चुके होते हैं। आखिरकार वह अपनी आधिकारिक आवाज का इस्तेमाल करके यात्रियों को शांत करता है और याद दिलाता है कि घबराहट उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है। कुछ देर बाद हैटी को एहसास होता है कि उसकी साथी एयर होस्टेस भी गायब हो चुकी है। वह कॉकपिट में आकर रोने लगती है और रेफोर्ड उसे सांत्वना देता है। इस बीच कैमरन फिर से यात्रियों से सवाल जवाब करने लगता है कि उन्होंने क्या देखा। लोग बताते हैं कि गायब होना अचानक हुआ, बस कपड़े और चीजें पीछे रह गईं। एक महिला घबराकर बाथरूम में जाती है और वापस आकर बार बार कहती है कि यह सब असली नहीं है।
कैमरन उसे शांत करने की कोशिश करता है। वहीं एक मुस्लिम यात्री प्रार्थना शुरू करता है, लेकिन दूसरे यात्री उससे बहस छेड़ देते हैं। हालात बिगड़ने से पहले ही रेफोर्ड घोषणा करता है कि वह विमान को वापस न्यूयॉर्क ले जा रहा है। इसी दौरान न्यूयॉर्क में क्लोए मॉल से निकलने की कोशिश करती है। भीड़ और भगदड़ में धक्का मुक्की झेलते हुए वह बाहर पहुंचती है। वह अपने भाई रेमी को ढूंढ रही होती है, लेकिन तभी एक छोटा विमान क्रैश होकर जमीन पर गिरता है और सीधे रेफोर्ड की कार को नष्ट कर देता है। मजबूर होकर क्लोए पैदल ही रास्ता पकड़ती है। रास्ते में दो बाइक सवार उसके भाई का बैग छीनकर भाग जाते हैं। क्लोए उन्हें रोक नहीं पाती। आगे पुल पर एक स्कूल बस एक्सीडेंट कर नदी में लटक जाती है। क्लोए तुरंत यात्रियों की मदद के लिए दौड़ती है, लेकिन बस के अंदर उसे कोई नहीं मिलता। थकी हुई क्लोए शहर की ओर चलती है और घर पर कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। चारों ओर अफरा तफरी, हादसे और घायल लोग होते हैं। एक एम्बुलेंस वहां पहुंचती है तो क्लोए दौड़कर देखती है कि शायद रेमी उनमें हो, लेकिन पुलिस उसे पीछे धकेल देती है और क्लोए निराश होकर आगे बढ़ती जाती है। शहर में एक ज्वेलरी शॉप का कांच का दरवाजा अचानक जोरदार धमाके से उड़ जाता है। अंदर घुसे लुटेरों में से एक मरा हुआ बाहर फेंक दिया जाता है। घबराया हुआ कर्मचारी बंदूक लेकर बाहर आता है और क्लोए पर तान देता है। क्लोए किसी तरह भाग निकलती है और अस्पताल पहुंच जाती है। अस्पताल में भी अराजकता का माहौल है। लोग अपने गायब हो चुके प्रियजनों की तलाश में भाग दौड़ कर रहे हैं। क्लोए टीवी पर देखती है कि न्यूज चैनल कह रहे हैं दुनिया का अंत आ चुका है। पता चलता है कि सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में लोग अचानक लापता हो गए हैं। अस्पताल में घुसने के लिए क्लोए पीछे से एक कांच तोड़कर अंदर जाती है और नर्सरी तक पहुंचती है। वहां वह देखती है कि सारे नवजात शिशु गायब हो चुके हैं। एक मां रोते हुए बताती है कि बच्चों के साथ साथ सभी उम्र के लोग दुनिया भर से अचानक गायब हो गए हैं। उधर हवा में उड़ रहे रेफोर्ड को सामने से आ रहा एक और विमान दिखाई देता है। वह उससे संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता, क्योंकि उस विमान के दोनों पायलट गायब हो चुके होते हैं। सिर्फ कुछ यात्री बचे हैं। रेफोर्ड टक्कर से बचने के लिए अपने विमान को मोड़ने में कामयाब रहता है, लेकिन उसका पंख दूसरे विमान से टकरा जाता है। कैमरन खिड़की से देखता है कि वह दूसरा विमान आग की लपटों में घिरकर गिर रहा है। इस हादसे से घबराए यात्री शक करने लगते हैं कि शायद यह किसी बम धमाके की वजह से हुआ है। वे एक मुस्लिम यात्री का बैग चेक कराते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रिक टूथब्रश मिलता है। किसी और यात्री का कहना है कि इंसानों के पास इतनी ताकत ही नहीं है, शायद लोगों को एलियंस उठा ले गए हैं। इसी बीच हैटी और कैमरन नोटिस करते हैं कि विमान के पंख पर कुछ गड़बड़ है। वे तस्वीर लेकर रेफोर्ड को दिखाते हैं। पंख मुश्किल से टिक रहा है और किसी भी समय टूट सकता है। ऑटो पायलट भी काम नहीं कर रहा, इसलिए रेफोर्ड कॉकपिट नहीं छोड़ सकता। वह कैमरन को भेजता है कि जाकर देखे पंख से कुछ गिर तो नहीं रहा। जांच करने पर कैमरन कंफर्म करता है कि विमान का ईंधन भी तेजी से कम हो रहा है। यात्री और घबरा जाते हैं। एक महिला चिल्लाने लगती है कि वह वापस वहीं जाना चाहती है जहां उसका बच्चा गायब हुआ था। तभी अचानक पंख में आग लग जाती है और विमान बुरी तरह हिलने लगता है। हैटी और कैमरन लोगों को शांत रखने की कोशिश करते हैं। रेफोर्ड भी घोषणा करता है कि घबराहट की जगह सबको शांति बनाए रखनी होगी। फिर वह कैमरन को बताता है कि अब उसके पास एक ही विकल्प है, किसी तरह ईंधन खत्म होने से पहले विमान को न्यूयॉर्क तक ले जाना। आखिरकार विमान के पंख पर लगी आग अपने आप बुझ जाती है, लेकिन ईंधन बेहद कम बचा है, इसलिए रेफोर्ड को जबरदस्ती लैंडिंग की तैयारी करनी पड़ती है। उधर क्लोए अपने घर पहुंचती है, लेकिन घर पूरी तरह खाली मिलता है। मां के गहने बाथरूम में रखे हुए होते हैं और फोन में वॉइसमेल। क्लोए को वहां आयरीन की बाइबल मिलती है, जिसे वह गुस्से में खिड़की से बाहर फेंक देती है। बाद में वह पास्टर से मिलती है, जो बताता है कि यह रैप्चर है, ईश्वर ने सच्चे विश्वासियों और बच्चों को स्वर्ग बुला लिया है। यह सुनकर क्लोए और भी टूट जाती है। विमान में रेफोर्ड को अपने सह पायलट की चीजों में एक घड़ी और बाइबल स्टडी नोट्स मिलते हैं। धीरे धीरे उसे भी एहसास होने लगता है कि उसकी पत्नी आयरीन सही थी। इस बीच यात्रियों में आहरा तफरी और बढ़ जाती है। एक महिला बंदूक लेकर सबको धमकाती है, लेकिन कैमरन और रेफोर्ड मिलकर उसे काबू में कर लेते हैं। कुछ देर बाद रेडियो से संपर्क होता है और पता चलता है कि पूरी दुनिया में हजारों विमान क्रैश हो चुके हैं और हवाई अड्डे भरे पड़े हैं। कहीं उतरना लगभग नामुमकिन है।
फिर भी रेफोर्ड लैंडिंग की जगह तलाशने का फैसला करता है। कैमरन सैटेलाइट फोन से क्लोए से संपर्क करने की कोशिश करता है। आखिरकार क्लोए कॉल उठाती है और अपने पिता से बात करती है। दोनों भावुक होकर आई लव यू कहते हैं। क्लोए बताती है कि उसने एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जगह ढूंढी है जहां विमान उतर सकता है, लेकिन विमान की गाइडेंस सिस्टम काम नहीं कर रही होती। इसलिए क्लोए कंपास ऐप से लोकेशन बताती है और अचानक एक बड़ा विस्फोट कर देती है। वह पास के गैस टैंकों पर ईंधन डालकर आग लगाती है ताकि उसके पिता उस रोशनी को देख सकें। रेफोर्ड उसी दिशा में विमान उतारना शुरू करता है। विमान जमीन से टकराते हुए घिसटता है, कई बार झुकता है, लेकिन अंत में रुक जाता है। पूरा विमान आग और धमाके से बच जाता है। सभी यात्री जिंदा बचते हैं। थकी हारी क्लोए ट्रक से उतरकर वहां पहुंचती है। जब क्लोए द्वारा लगाई गई आग दोबारा विस्फोट करती है, पैटी तुरंत इन्फ्लेटेबल स्लाइड निकालती है ताकि सभी यात्री सुरक्षित रूप से विमान से उतर सकें। जैसे ही लोग नीचे आते हैं, क्लो दौड़कर कैमरून और अपने पिता राफोर्ड को गले लगाती है। इसके बाद सभी लोग शहर की ओर देखते हैं, जहां दूर दूर तक आग दिखाई दे रही है। कैमरून धीरे से कहता है, यह शायद दुनिया का अंत है, लेकिन क्लोए शांत स्वर में जवाब देती है, नहीं, यह तो बस शुरुआत है। और यहीं पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। ये थी लेफ्ट बिहाइंड की कहानी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही कंटेंट और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और भी शानदार वीडियो बनाने का हौसला देता है।